ओके सर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने माइक्रोसिटिक एनीमिया को कंप्लीट कर लिया था। अब इस वीडियो में मैक्रोसिटिक एनीमियास को डिस्कस करेंगे। सो मैक्रोसिटिक एनीमियास हम किसे कहेंगे? जिसमें आरबीसीज का जो एमसीवी है, मीन कर्पस्कुलर वॉल्यूम है, जो एवरेज वॉल्यूम है आरबीसीज का, अगर वो 100 फेम्टोलीटर से ज़्यादा हो तो उन एनीमियास को हम मैक्रोसिटिक एनीमियास कहते हैं। अब इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? माइक्रोसिटिक एनीमियास के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेज़ हैं, एक B9 डेफिशिएंसी और एक B12 डेफिशिएंसी। अगर विटामिन B9 या B12 की डेफिशिएंसी हो तो उसे हम कहेंगे मैक्रोसिटिक एनीमिया, और इसको हम मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी कहते हैं। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया क्यों कहते हैं? क्योंकि जो B9 और B12 हैं, ये दोनों विटामिन्स इन्वॉल्व होते हैं डीएनए की सिंथेसिस में, और जब डीएनए की सिंथेसिस होगी तो आरबीसीज की मैच्योरेशन होती है। डीएनए की अगर सिंथेसिस ना हो तो आरबीसीज की मैच्योरेशन नहीं होगी। तो क्या होगा कि अगर B9 B12 डेफिशिएंट होंगे तो डीएनए की सिंथेसिस नहीं होगी, और डीएनए की सिंथेसिस नहीं होगी तो आरबीसीज मैच्योर नहीं होंगे, और इमैच्योर आरबीसीज ब्लड में प्रेजेंट होंगे, और वो इमैच्योर आरबीसीज साइज में बड़े होते हैं, इसलिए हम उन्हें कहते हैं मेगालोब्लास्ट। इसलिए अगर B9 B12 की डेफिशिएंसी की वजह से मैक्रोसिटिक एनीमिया हो रहा है तो उसे हम मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी कहते हैं। और इस B12 की डेफिशिएंसी में हम परनीशियस एनीमिया को भी इंक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि बेसिकली परनीशियस एनीमिया में भी B12 की डेफिशिएंसी होती है। इसे हम आगे डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा क्या कॉजेज़ हो सकते हैं? किसी को अल्कोहलिज्म में हो सकता है, या फिर लिवर डिजीज़ में हो सकता है। अल्कोहलिज्म में और लिवर डिजीज़ में भी मैक्रोसिटिक एनीमिया हो सकता है। अब अगर मैं पहले बात करूं B9 डेफिशिएंसी की, तो B9 डेफिशिएंसी एनीमिया कैसे हो सकता है? हमें पता है स्टूडेंट, जो B9 है या जो फोलेट भी जिसे हम कहते हैं, फोलेट की अब्जॉर्प्शन होती है जिजनम में इसकी अब्जॉर्प्शन होती है। अब अगर मैं इसकी कॉजेज़ की बात करूं, B9 डेफिशिएंसी की कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? तो इसके कॉजेज़ हो सकते हैं कोई भी माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है, जैसे कि क्रोहन्स डिजीज़ में हो सकता है, जिसमें तमाम न्यूट्रिएंट्स की अब्जॉर्प्शन जो है रिड्यूस हो जाती है, या फिर कैंसर्स में हो सकता है, या फिर प्रेगनेंसी में हो सकता है क्योंकि डिमांड बढ़ जाती है, या फिर एल्डरली पीपल्स में हो सकता है, या फिर अगर कोई फोलेट इनहिबिटर्स ले रहा है जैसे कि मेथोट्रेक्सेट वगैरह, उनमें हो सकता है। मेथोट्रेक्सेट क्या करती है? फोलेट की एक्टिवेशन को इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से फोलेट के फंक्शंस जो हैं वो रुक जाते हैं, तो उस वजह से भी B9 डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। तो अगर मैं थोड़ी सी इसकी बायोकेमिस्ट्री की बात करूं तो हमें पता है कि जो हम डाइट में फॉलिक एसिड ले रहे हैं वो फोलेट की फॉर्म में हम ले रहे होते हैं, जो कि एक्टिव फॉर्म नहीं है। तो इसको एक्टिव करने के लिए हमारी बॉडी में एक एंजाइम होता है जिसे कहते हैं डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस। ये डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस क्या करता है? इसकी 2 बार रिडक्शन करता है और इसे कन्वर्ट कर देता है टेट्राहाइड्रोफोलेट में। अब ये टेट्राहाइड्रोफोलेट क्या है? ये इसकी एक्टिव फॉर्म है। इसी के साथ साथ क्या होता है, ये जो टेट्राहाइड्रोफोलेट है, लेटर ऑन इसकी मिथाइलेशन हो जाती है, इसमें मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट में। अब ये जो मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट है ये एक्टिव फॉर्म नहीं है, तो इस मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट को वापस एक्टिव होने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपना मिथाइल ग्रुप देना पड़ेगा। जब ये मिथाइल ग्रुप दे देगा तो ये वापस टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट हो जाएगा और एक्टिव हो जाएगा। तो ये क्या करेगा? मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट अपना मिथाइल ग्रुप दे देगा B12 को, विटामिन B12 को दे देगा, और विटामिन B12 क्या करेगा? इससे मिथाइल ग्रुप लेके आगे मिथाइल ग्रुप पास कर देगा होमोसिस्टीन को, और जब होमोसिस्टीन के पास मिथाइल ग्रुप आ जाएगा तो होमोसिस्टीन कन्वर्ट हो जाएगा मिथियोनिन में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन होता है जो कि फोलेट की हेल्प से हो रहा होता है। फोलेट क्या करता है कि अपना जो मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट, वो B12 को देता है, और B12 लेटर ऑन अपना मिथाइल ग्रुप दे देता है होमोसिस्टीन को। इस तरीके से होमोसिस्टीन कन्वर्ट होता है मिथियोनिन में। अब इस स्टूडेंट हम बात कर लेते हैं कि हमें B9 डेफिशिएंसी अगर किसी को है तो उसमें क्या लैब फाइंडिंग्स होंगी। अगर किसी को B9 डेफिशिएंसी होती है तो इसमें हमें हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स मिलते हैं। हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स का मतलब ये है कि जो हमारे न्यूट्रोफिल्स हैं, हमें पता है उनमें उनके जो न्यूक्लियस है उनमें लोब्स होते हैं, लोबुलेटेड न्यूक्लियस होता है। अगर ये एक न्यूट्रोफिल है तो इसके न्यूक्लियस में इस तरीके से लोब्स होते हैं, लोबुलेटेड न्यूक्लियस होता है। यूजुअली क्या होता है, ये लोब्स 3 to 5 होते हैं, लेकिन अगर ये लोब्स ज़्यादा हो, 5 से ज़्यादा हों,
अगर 5 से ज़्यादा लोब सेगमेंट है इसकी न्यूक्लियस में तो उसको हम कहेंगे हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है B9 डेफिशिएंसी का। और उसके अलावा इसमें हमें क्या मिलेगा, होमोसिस्टीन के लेवल्स रेज मिलेंगे, क्योंकि अभी हमने बात की कि होमोसिस्टीन क्या होता है, होमोसिस्टीन कन्वर्ट होता है मिथ्यूनिन में। कैसे कन्वर्ट होता है, B9 अपना मिथाइल ग्रुप देता है B12 को, और B12 देन अपना मिथाइल ग्रुप दे देता है होमोसिस्टीन को, और वो कन्वर्ट हो जाता है मिथ्यूनिन में। लेकिन क्या हो कि अगर हमारे पास B9 ही डेफिशिएंट हो, अगर B9 की डेफिशिएंसी है हमारी बॉडी में, तो क्या होगा, B12 को मिथाइल ग्रुप देने वाला कोई नहीं होगा, और B12 देन होमोसिस्टीन को मिथाइल ग्रुप नहीं दे पाएगा, और होमोसिस्टीन क्या होगा, वो बॉडी में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो कन्वर्ट नहीं हो रहा मिथ्योनिन में। तो इसलिए ब्लड में होमोसिस्टीन के लेवल्स रेज होंगे। उसके अलावा एक मिथाइल मेलोनिक एसिड हम देखेंगे, मिथाइल या मेथामिलोनिक एसिड जिसे कहते हैं, वो देखेंगे, वो नॉर्मल होगा। ये हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि ये जो मिथामिलोनिक एसिड है ये हमें B12 डेफिशिएंसी में रेज्ड मिलता है। तो B9 में मिथामिलोनिक एसिड नॉर्मल होगा, लेकिन B12 डेफिशिएंसी में रेज होगा। उसके अलावा इसमें हमें कोई न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स नहीं मिलेंगे, B9 डेफिशिएंसी में न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स नहीं होंगे, जबकि B12 की डेफिशिएंसी में न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं। तो ये इस तरीके से भी हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हम B12 डेफिशिएंसी एनीमिया की बात कर लेते हैं। तो B12 डेफिशिएंसी एनीमिया को पढ़ने से पहले हम B12 की थोड़ी सी ऑब्जर्प्शन पढ़ लेते हैं, किस तरह ऑब्जर्व होता है B12 हमारी बॉडी में। तो B12 की ऑब्जर्प्शन होती है इलियम में इसकी ऑब्जर्प्शन होती है। अब जब B12 हम डाइट में लेते हैं तो क्या होता है कि हमारे सलाइवा से एक प्रोटीन रिलीज़ होता है आर बाइंडर। ये आर बाइंडर क्या करता है, जब B12 स्टमक में आता है तो आर बाइंडर आकर B12 के साथ बाइंड कर जाता है स्टमक में। रिलीज सलाइवा से होता है लेकिन बाइंड स्टमक में करता है। देन जब B12 आकर स्टमक में आएगा और आर बाइंडर इसके साथ बाइंड करेगा, तो स्टमक में हमारे पास सेल्स होते हैं जिन्हें कहते हैं पैराइटल सेल्स। वो पैराइटल सेल्स रिलीज़ करते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर। जब इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज़ होगा तो आर बाइंडर इससे हट जाएगा और इंट्रिंसिक फैक्टर आकर डोडेनम में B12 के साथ बाइंड कर जाएगा, और B12 इंट्रिंसिक फैक्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा डोडेनम में। तो आर बाइंडर रिलीज़ होता है सलाइवा से और आकर बाइंड कर रहा था स्टमक में, और इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज़ हो रहा है स्टमक में और आकर बाइंड कर रहा है डोडेनम में B12 के साथ। अब जब B12 इंट्रिंसिक फैक्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा तो ये जाएगा इलियम में, और इलियम में इस B12 की एब्जॉर्प्शन हो जाएगी। तो इस तरीके से B12 की एब्जॉर्प्शन होती है। अगर मैं कॉजेज़ की बात करूँ B12 डेफिशिएंसी की, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉज आपने याद रखना है वो है पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया क्या होता है, पर्नीशियस एनीमिया एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। इसमें हमारे पास क्या होता है कि एंटीबॉडीज़ बनती हैं बॉडी में, और वो ऑटो एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, वो पैराइटल सेल्स को जाकर डिस्ट्रॉय कर देती हैं। जब पैराइटल सेल्स डिस्ट्रॉय जाएंगे तो इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बनेगा, और इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बनेगा तो B12 की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी इलियम में, तो उस वजह से क्या होगा, पर्नीशियस एनीमिया। और इसमें क्या हो जाएगी, इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी की वजह से B12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी। उसके अलावा क्या कॉज हो सकती है, कोई भी माल एब्जॉर्प्शन डिजीज़ है, जैसे कि क्रॉहन्स डिजीज़, हमने पहले भी कहा क्रॉहन्स डिजीज़ में हो सकता है, या फिर वीगन्स में हो सकता है, क्योंकि वीगन्स जो हैं वो बिल्कुल भी एनिमल प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करते। ये जो B12 है ये सिर्फ हमें एनिमल सोर्स से ही मिलता है। तो अगर कोई ऐसा बंदा है जो बिल्कुल एनिमल प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं कर रहा तो उसमें B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। वैसे B12 के हमारी बॉडी में स्टोर्स होते हैं, और अगर कोई 3-4 साल तक भी B12 बिल्कुल ना ले डाइट में, तब भी B12 की डेफिशिएंसी नहीं होती, क्योंकि अच्छा खासा B12 लिवर में स्टोर हो जाता है। लेकिन अगर कोई बिल्कुल ही एनिमल प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं कर रहा बहुत सालों से, तो उसमें B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। अब स्टूडेंट्स, अगर हम इस B12 डेफिशिएंसी एनीमिया को डायग्नोस करना हो तो हम कैसे इसकी लैब फाइंडिंग्स में हमें क्या क्या मिलेगा, हम उसकी बात कर लेते हैं। एक तो हमें हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स मिलेंगे इसमें भी, जैसे B9 डेफिशिएंसी में मिल रहे थे, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स मिलेंगे। और उसके अलावा होमोसिस्टीन के लेवल्स इसमें भी रेज्ड होंगे, क्योंकि अगर हम बात करें होमोसिस्टीन की तो इसमें भी क्या हो रहा था कि जो B12 था वो अपना मिथाइल ग्रुप दे रहा था होमोसिस्टीन को और कन्वर्ट कर रहा था मिथ्यूनिन में। तो अगर B12 नहीं होगा तो होमोसिस्टीन मिथ्यूनिन में कन्वर्ट नहीं होगा और होमोसिस्टीन के लेवल्स बॉडी में रेज्ड होंगे।
सही। तो इसमें भी B12 डिफिशिएंसी में भी सीरम का होमोसिस्टीन बढ़ा हुआ होगा। उसके अलावा इसमें क्या होगा कि जो मीथामेलोनिक एसिड है उसके भी लेवल रेज्ड होंगे। इसमें B9 डेफिशिएंसी में मीथामेलोनिक एसिड नॉर्मल था, लेकिन इसमें रेज्ड होगा। क्यों रेज्ड होगा? क्योंकि हमारे पास जो एक रिएक्शन होता है जिसमें मीथामेलोनिक एसिड कन्वर्ट होता है सक्सिनाइल को ए में। अब इस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? B12। अगर B12 नहीं होगा तो मीथामेलोनिक एसिड सक्सिनाइल को ए में कन्वर्ट नहीं होगा और इसके लेवल सीरम में रेज्ड होंगे। अब ये मीथामेलोनिक एसिड क्या करता है? ये जाता है हमारे न्यूरॉन्स को डैमेज करता है, न्यूरॉन्स को डैमेज करता है, जिसकी वजह से हमें क्या होता है? न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी मिलते हैं। इसमें न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी मिलेंगे। तो ये दो इम्पॉर्टेंट डिफरेंशियल फीचर्स हैं B9 और B12 डेफिशिएंसीज़ के, कि B9 डेफिशिएंसी में क्या होता है कि हमें कोई न्यूरोलॉजिकल सिम्टम नहीं मिलते और मीथामेलोनिक एसिड जो है वो नॉर्मल मिलता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी मिलते हैं और मीथामेलोनिक एसिड रेज्ड होता है। तो ये यहाँ तक हमने माइक्रोसिटिक एनीमिया को डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नॉर्मोसिटिक एनीमियाज को डिस्कस करेंगे।